नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आज हम लोग कांग्रेस में गरम दल और नरम दल इसके बारे में नोट्स को या डिस्कशन करेंगे या और इसके अलावा एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर का मतलब कंप्लीट इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इस वाले में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोट्स। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, और 1899-1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन और रूस पर जापान की विजय, मतलब ये तीन गांधी जी जब आए थे, गांधी जी का तो एक अलग भूमिका थी ही, लेकिन इसके अलावा जो ये तीन चीज़ें हुई थी इसके उसी टाइम का कि इटली और अबिसीन का युद्ध हुआ था जिसमें इटली पराजित हुआ था। 1899-1901 में जो चीन में आंदोलन चलाए गए थे और रूस पर जापान की विजय 1905 में जो हुई थी, उससे जो भारतीय है उसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ी प्रेरणा मिली थी, लोगों में जागरूकता बढ़ी थी। और ये चीज़ जो मिथक था ना कि नहीं हम जो ये शक्तिशाली या साम्राज्यवादी शक्तियों से जीत नहीं पाएंगे, ये चीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आया था और प्रेरणा मिली। तो क्या था, 1905 में जापान की रूस पर विजय। ठीक है, जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजबामवध्य आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगें क्या थी? आंदोलन अनुकूल प्रविघटन मतलब पैसिव रेजिस्टेंस पद्धति की थी। ठीक है, वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इन्हीं सब ये जो मुद्दे रहे, इन्हीं सब के कारण, मांगों के कारण, मुद्दों के कारण गरम दल और नरम दल में विघटन हो गया, मतलब कांग्रेस में विघटन हो गया और ये अलग अलग हो गए। ठीक है, 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षा वृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा कौन कौन थे? नरमपंथी में कौन कौन थे? तदभाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। ठीक है, फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। क्या बोला था फिरोज शाह मेहता ने? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ये जो सेंटेंस है ना, ये इस सोच को बताता है कि वो बोलते थे कि जनमानस, जो साधारण जनमानस है, वो ये इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साथ दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। ठीक है, गोखले ने 1889 में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। ठीक है, कौन कौन थे? तिलक थे, लाला लाजपत राय मतलब लाल बाल पाल थे, और अरविंदो घोष थे। ठीक है, तिलक ने कहा था
हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना और याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। ठीक है। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता, तो वहीं दूसरी ओर उग्रवादी जो थे वो क्या करते थे, आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। उनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था, विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता थी। जबकि उदारवादियों का क्या था कि स्वराज का अर्थ क्या था, मतलब स्वराज्य के अलग अलग अर्थ निकाले गए। उग्रवादियों ने अलग निकाले, उदारवादियों ने अलग निकाले। उग्रवादियों का क्या था कि स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, ठीक है, किसी के अंडर में नहीं। जबकि उदारवादी क्या बोलते थे, उदारवादी बोलते थे कि स्वराज का अर्थ है साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन, स्वशासन था। ठीक है, मतलब राज तो ये करें लेकिन हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, हमारा भी स्वशासन हो। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता, पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी की जीवन व्रत को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। ये क्वेश्चन आया है कि लाला लाजपत राय ने किसे अपना गुरु माना था, तो ये मैजनी को मानते थे। और मैजनी की रचना कौन थी, ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका उन्होंने उर्दू में अनुवाद भी किया है। ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंदो घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता कौन है, लाला लाजपत राय पंजाब से रहे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पाल कहाँ से थे, बंगाल से थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे, उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था। ठीक है, सर वैलेंटाइन सरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत में एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। किसने कहा था ये, मैक्स मुलर ने कहा था, जब 1906 कि 1908 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और कहाँ भेज दिया गया था, रंगून मंडला जेल में भेज गया था। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। तिलक को इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तो पहली राजनीतिक हड़ताल कपड़ा मिल मजदूरों ने की थी, और किसके समर्थन में, तिलक के समर्थन में, कि उन्हें सजा क्यों दी गई। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। ठीक है, इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगी। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनके अर्थी को महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने कंधा दिया था, और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। तो 1898 में इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो क्या हो जाएगा, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन हो जाएंगे इसमें। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध 1899, 1901 में साम्राज्यवादियों, चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चला गया बॉक्सर आंदोलन, रूस पर जापान की विजय, और 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था जापान ने। तो ये था, और बाकी जो आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन था उसने भी प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो क्या थी इनकी पद्धति, राजा
राजा बामबंध आंदोलन, ठीक है, नरम दल के नेताओं की। कांग्रेस के नरम दल नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति थी राज बामबंध बद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। नेक्स्ट है थर्ड है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ था, 1907 में हुआ था सूरत फूट, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद। तो क्या था इसमें कि जो गरमपंथी थे वो क्या चाहते थे कि ये जो आंदोलन है ये बंगाल तक सीमित ना रहे, इसे पूरे देश में फैलाया जाए, जबकि जो नरमपंथी थे वो सोचते थे कि ये जो आंदोलन है ये बंगाल का है, बंगाल विभाजन से संबंधित है तो बंगाल तक ही रहे, ठीक है, इसको सीमित रहे। तो ये सब चीज़ें थी। और भी चीज़ें थी कि जो बहिष्कार है, बहिष्कार को हर चीज़ में लागू किया जाए, अकेले विदेशी माल का नहीं था, ठीक है। तो ये सब कुछ मुद्दे थे जिन पे लोगों का मतभेद था, ठीक है। और बाद में फिर ये फूट हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्रों से थे अधिकतर, तो जनसाधारण से थोड़ा अलगाव था, मिले हुए नहीं थे। उदारवादी राजनीति और राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, दिनसा वाचाबी, उमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। नेक्स्ट है फिफ्थ, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो ये दादाभाई नौरोजी थे, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। तो किसने रखी थी? 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में दादाभाई नौरोजी ने रखी थी स्वशासन की। जबकि ये स्वशासन का जो मैन है, स्वशासन स्वराज, ये नाम किसने पहली बार किसने लिया था? तो ये दयानंद सरस्वती आते हैं, ठीक है। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी, तो ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक तो थे ही, ऊधम सिंह भी थे, मदन लाल थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना की बवंडरों से नहीं हो सकते। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? उग्र राष्ट्रवाद, तो यही गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोखले हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, डी आंसर हो जाएगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये तिलक थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, आरोप प्रत्यारोप तुरंत, ठीक है। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, तिलक, लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा है कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। 10वां क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो तिलक ही थे, अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ठीक है। कांग्रेस नेतृत्व के निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली अपेक्षापूर्ण नीति के
ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे तिलक, लालवाल पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। उन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया और बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। आपको याद हो केसरी ये उन्होंने 81 में स्टार्ट किया था, 80-81 में, तब से लेके अब तक कर रहे थे। तो भावनाएं प्रबल थी उनकी, ठीक है, देशभक्ति के लिए। नेक्स्ट है 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये तिलक ने कहा था। भिक्षावृत्ति का इन्होंने ही ज़्यादा नाम लिया है, ठीक है, तिलक। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। इनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। 13 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो कब आया? ये 1906 के बाद आया, जब स्वदेशी आंदोलन ने इस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ावा दे दिया, ठीक है। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लालवाल पाल और अरविंदो घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये हालांकि उन्होंने 1916 में बोला था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंदो घोष थे। गोखले, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये उदारवादी थे, ठीक है। और अरविंदो घोष ने इंग्लिश में वंदे मातरम निकाला था। 1893 से 94 में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसके शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट ना कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें एक अरविंदो घोष भी थे 1908 में, ठीक है। मणिक तल्ला उद्यान में अरविंदो घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंदो घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। और फिर ही इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और पुडुचेरी चले गए। वहाँ पे इन्होंने आश्रम बनाया जो अब तक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उग्रवादी था? तो उग्रवादी इसमें बिपिन चंद्र पाल थे, लालवाल पाल, तीनों नाम याद कर लेना, तिनका त्रिमूर्ति है। 16, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तिलक को नहीं जाना जाता था। नाम दिख जाए तभी समझ जाइए कि तिलक तो बिल्कुल नहीं है, नरम में लिखा ही नहीं जाना चाहिए नाम। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे, शेरे पंजाब, ठीक है। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेता और पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे, शेरे पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मेजनी को माना था इन्होंने, ठीक है। इसका इन्होंने इनकी बुक का उर्दू में अनुवाद भी किया था। लाला लाजपत ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता जो कहे जाते थे मेजनी, उनके जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका से कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिक के साथ साथ ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, दयानंद सरस्वती, मेजनी, गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य रचनाएं हैं। निम्न में से कौन मध्यम मार्गीय नहीं था? तो कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे, जो है आर्य अपार, ठीक है।
कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी और मध्यम मार्गी नीतियों से नवराष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी ना होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। 22 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंदो घोष थे स्वदेशी के समर्थक। ठीक है। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंदो घोष प्रमुख नेता थे। इन आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाल बाल पाल थे। ठीक है। निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना नहीं जाता है। लोकमान्य तिलक को बोला था, किसने बोला था? सिरोल ने बोला था। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। 1919 में गए थे कि 20 में, उसी टाइम फिर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। वो मुकदमा हार भी गए थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? भाई सिरोल ने कहा था। ठीक है। अशांति का जनक कहा गया तो तिलक को कहा गया। बीजी तिलक को सजा के पश्चात में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृति के विद्वान के रूप में मेरी तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर है। ठीक है। इन्होंने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात इन्होंने बोला था। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? तो सरकार उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया। उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना ने नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो ये सब आ सकते हैं कि वे एक लोकप्रिय शिक्षक भी थे। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार भी शुरू किया जैसे केसरी और मराठा। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उसके बाद वो एक हीरो की तरह आए। शिवाजी और गणपति उत्सव भी उन्होंने किया। तो ये सभी हो जाएंगे। तो ठीक है। 29 है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के कुछ उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। मांडले जेल में रहे थे बर्मा के, और केसरी में प्रकाशित लेखों पर इन्हें राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को सजा दी गई थी तो 6 वर्ष की दी गई थी। बी हो जाएगा आंसर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, और संवैधानिक साधनों या याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों में से सुशासन प्राप्त करना। तो ये चीज थी। ठीक है। क्या किया था? क्वेश्चन था भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा। तो यही था उग्रवादी विचारधारा का कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर इन्होंने अब लाल बाल पाल और अरविंदो घोष ने आक्रामक साधनों से सुशासन प्राप्त करने का समर्थन किया। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की लोक न्यायप्रियता में वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में और आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन था। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? इसका कारण उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी। ठीक है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंदो घोष ने कहा था स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो कुछ चीज़ें थीं जो कुछ बोलना या कुछ कथन या कुछ टिप्पणी जिनके कारण भारतीय मुसलमान जो थे वो स्वतंत्र रूप से वो नहीं कर पाए। ठीक है। आकर्षित नहीं हो पाए। नेक्स्ट है, कथन
बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो ये उसे मान सकते हैं कि जो उन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव किया था शुरू, ठीक है। तो कारण सही है लेकिन कथन गलत है। सांप्रदायिक नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो तिलक ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो तिलक ने किया था। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली थे इन्होंने, और सैफुद्दीन किचलू थे, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत गाया था, ठीक है। अब ये हम लोगों का वीडियो फिनिश हो गया। अब हम लोगों को भारत में क्रांतिकारी आंदोलन करना है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।